हमारी कहानी शुरू होती है एक लड़की और एक लड़के से। वो लड़का उसे कहता है कि उसने इस पल का बहुत लंबे वक्त से इंतजार किया है। उनके साथ होने का सपना आखिर सच हो रहा है। लेकिन लड़की बहुत घबराई हुई और डरी हुई लगती है। वो उसे सुकून देने के लिए धीरे से उसके हाथों को चूमता है। तभी अचानक उसकी नजर उस ताले पर पड़ती है जो लड़की के जिस्म पर है, और हैरान होकर पूछता है, क्या ये पापा ने किया है? लड़की शर्म से सिर झुका लेती है और उसे याद आता है वो लम्हा जब उसने इस शादी के लिए हाँ कहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे किसी तरह जिंदा रहना था। लेकिन इस शख्स से शादी करना उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। उसकी जिंदगी नर्क जैसी हो गई। हर दिन मारपीट, जिल्लत और दर्द, जैसे वो बस एक गुलाम बनकर रह गई हो। उसकी जिंदगी में एक ही उम्मीद बची थी, एलेक्सिस। हाँ, वही उसकी आखिरी रोशनी था। दोनों कितने अलग थे, फिर भी वो खुद को उससे मोहब्बत करने से रोक नहीं पाई। उसे याद आता है जब उसकी दोस्त ने उससे पूछा था, तू उससे कैसे प्यार कर सकती है? वो तुझसे बिल्कुल अलग है। उसकी दोस्त जानती थी कि वो लोग बस उसे पाना चाहते हैं, सच में उससे प्यार नहीं करते। उसने लिनिया को समझाने की कोशिश की थी कि वो भाग जाए, वरना उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन अब वर्तमान में हम देखते हैं कि लिनिया खुद एलेक्सिस को पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है। वो कांपते हुए कहती है, अगर हमें पकड़ लिया गया तो हम दोनों सीधा नर्क में जाएंगे। वो उसे याद दिलाती है कि वो उसके पिता की पत्नी है और इस रिश्ते की वजह से वो दोनों कभी भी साथ नहीं हो सकते। लेकिन एलेक्सिस उसकी बातों को बिल्कुल नजरअंदाज कर देता है, जंजीर तोड़ देता है और लिनिया को कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। और यहीं से कहानी फिर फ्लैशबैक में चली जाती है। वो वक्त जब लिनिया अपने चाचा का घर छोड़कर दूसरी सिटी भागने वाली थी। उसे इस जगह से कुछ लगाव जरूर था, लेकिन दिल के किसी कोने में हमेशा एहसास होता था कि वो कभी न कभी वापस यही आएगी। और फिर कहानी और भी पीछे चली जाती है, पूरे 15 साल पहले, जब छोटी सी अनाथ बच्ची लिनिया को उसके चाचा ने अपने घर लाकर रखा था, अपनी बेटी के साथ। लेकिन उसकी बेटी ने कभी उसे अपनाया ही नहीं, बल्कि हमेशा बुरा बर्ताव किया। उसके चाचा ने समझाने की कोशिश की थी कि लिनिया के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, उसका कोई घर नहीं बचा। बेचारी लिनिया ने अपना पूरा बचपन और जवानी एक गुलाम की तरह व्यापारियों की गिल्ड में काम करते हुए गुजारा, हर दिन दर्द और जिल्लत सहते हुए। लेकिन अब आखिरकार उसके पास मौका था इस गंदी जिंदगी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का। जब व्यापारियों ने लिनिया को जाते देखा तो सब हैरान रह गए और धीरे धीरे बातें करने लगे। क्या सच में उसके लालची चाचा ने पैसों के लिए अपनी ही भतीजी को बेच दिया? किसी ने पूछा भी, सुना है तू नॉर्थ जा रही है, क्या यह सच है? लिनिया ने मन ही मन सोचा, मैंने हमेशा सपना देखा था कि एक दिन इन जहाजों पर चढ़कर इस जगह से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। और फिर उसने हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ, मैं नॉर्थ जा रही हूं, शादी के लिए। आखिरकार लिनिया गाड़ी में बैठ गई। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि वो वाकई अमीर और बड़े नॉर्थ की तरफ जा रही है। सफर के दौरान उसने खुद से दुआ की कि उसका यह फैसला सही हो, और खुद को समझाया, हाँ, ये सही ही है, मुझे पूरा यकीन है। आखिरकार अगर लिनिया साउथ में ही रहती तो उसकी जिंदगी कभी बेहतर नहीं हो पाती। जब लिनिया कासल पहुंची तो उसका स्वागत बड़ी गर्मजोशी से किया सोफिया ने, जो मैटी मैनर फैमिली की हाउसकीपर थी। सोफिया ने बहुत शालीनता से पूछा, क्या आप मैंशन का टूर करना चाहेंगी, ताकि आप इस जगह से थोड़ा परिचित हो जाएं। फिर उसने एक नौकरानी मार्गरेट को डांटते हुए कहा कि खड़े खड़े टाइम खराब मत करो और लिनिया का सामान उठाने में मदद करो। लेकिन लिनिया ने झट से कहा कि वो अपना सामान खुद उठाएगी। तभी मार्गरेट ने उसे टोकते हुए कहा, आपको याद होना चाहिए कि यहां आपका काम दूसरों की सेवा करना नहीं है, बल्कि ऑर्डर देना है, क्योंकि आप जल्द ही काउंटेस बनने वाली है। यह सुनकर लिनिया थोड़ी चौंक गई। फिर सोफिया उसे अंदर ले गई और मैंशन दिखाने लगी। उसने समझाया कि डाइनिंग हॉल और बाथरूम फर्स्ट फ्लोर पर है, जबकि स्टडी रूम और बेडरूम, जहां लिनिया अपने पति के साथ रहेगी, सेकंड फ्लोर पर है। जिज्ञासा से लिनिया ने पूछ लिया, क्या आप मुझे मेरे पति के बारे में थोड़ा बता सकती हैं? सोफिया मुस्कुराते हुए बोली, वो सख्त जरूर है, लेकिन दिल के अच्छे इंसान है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी सोफिया ने उसे एक जरूरी चेतावनी भी दी, कभी भी तीसरी मंजिल पर मत जाना, बिना परमिशन के। लिनिया के चेहरे पर डर और घबराहट साफ दिख रही थी, तो सोफिया ने उसे शांत करने के लिए कहा, डरिए मत, वहां बस लाइब्रेरी है, लोग तभी जाते हैं जब उन्हें कुछ जरूरी काम होता है। और फिर दोनों मैंशन का टूर आगे बढ़ाती है। लिनिया को बाथरूम ले जाया जाता है ताकि वो शादी के लिए तैयार हो सके, लेकिन वो जिद करती है
कि वो खुद ही सब करेगी। मार्गरेट हैरानी से पूछती है, क्या सच में तुम अकेले नहाकर, कपड़े पहनकर और खुद को सजा सकती हो? तभी सोफिया तुरंत बीच में आकर कहती है, ये ठीक नहीं है कि तुम अपनी शादी के दिन सब कुछ खुद करो। ये दिन खास होना चाहिए और तुम्हें दूसरों को मदद करने देना चाहिए। लिनिया चुपचाप खामोश रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या जवाब दे। आखिरकार सोफिया खुद कहती है, ठीक है मार्गरेट, तुम बात के बाद लिनिया को तैयार करने में मदद करो। जब लिनिया तैयार हो जाती है तो सोफिया उसे बिठाकर मेकअप करने लगती है और मजाक में कहती है, वैसे अच्छा हुआ शादी रात को हो रही है। फिर हंसते हुए चिढ़ाती है, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि नई दुल्हन कॉस्मेटिक्स लगाने में इतनी खराब निकलेगी। उफ, ये लाइन तो दिल पर सीधी लगती है। बेचारी लिनिया झेम कर पूछ लेती है, क्या नॉर्थ में शादियां आमतौर पर रात में होती हैं? लेकिन सोफिया उसे और शर्मिंदा कर देती है ये कहकर, असल में तुम तो बस एक आम लड़की हो, कोई बड़ी रॉय नहीं। तो भला इतने गेस्ट क्यों बुलाए जाए? दिन में ग्रैंड वेडिंग की जरूरत ही नहीं। सीधा बोलूं तो लोअर क्लास की लड़की से शादी करना कोई शेख ही मारने वाली बात नहीं होती। ये सुनकर बेचारी लिनिया का दिल टूट जाता है। उसे रोना आता है, लेकिन वो सोफिया के सामने अपनी आंखों के आंसू गिरने नहीं देती। तो लिनिया बहाना बनाती है कि उसे कुछ याद आ गया है, बस इसलिए ताकि वो बाहर जाकर अकेले रो सके। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, सीधा टकरा जाती है एक नौजवान से। शुक्र है वो लड़का उसे संभाल लेता है, वरना वो जमीन पर गिर जाती। और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि एलेक्सिस है। हाँ, यही है वो पल जब लिनिया और एलेक्सिस पहली बार मिलते हैं। लिनिया झट से माफी मांगती है और उससे दूर हटने की कोशिश करती है, लेकिन किस्मत देखो, उसके बाल एलेक्सिस की शर्ट के बटन में फंस जाते हैं। क्लासिक ड्रामा मोमेंट। और तो और उसका लिपस्टिक का निशान सीधा उसकी शर्ट पर लग जाता है। बेचारी लिनिया शर्म से पानी पानी होकर फिर माफी मांगती है, कहती है ये जानबूझकर नहीं हुआ, और अपने बाल छुड़ाने की कोशिश करती है। तभी जब एलेक्सिस का हाथ उसके हाथ से छूता है तो लिनिया नोटिस करती है कि उसकी स्किन बर्फ जैसी ठंडी है, लेकिन उसका स्पर्श बेहद नरम और साफ दिल वाला लगता है। लिनिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वो खुद से सोचती है, क्या ये वही इंसान है जिससे उसकी शादी होने वाली है? क्योंकि सच्चाई ये है कि उसे अब तक नहीं पता उसका होने वाला पति आखिर है कौन। तभी एलेक्सिस पहली बार बोलता है और चेतावनी देता है, मेरे पिता होठों पर लगे लाल रंग को कभी माफ नहीं करते। रुको, उसके पिता? लिनिया नीचे देखती है और देखती है कि वो उसके हाथ में शादी का जोड़ा पकड़े हुए है। तभी सोफिया हंसकर एलेक्सिस का शुक्रिया अदा करती है, धन्यवाद, आपने अपने पिता की दुल्हन का ड्रेस ला दिया, अब शादी में देर नहीं होगी। और तभी लिनिया पर सच्चाई बिजली बनकर गिरती है, ओ नो, ये उसका दूल्हा नहीं है, उसकी शादी तो एलेक्सिस के पिता से होने वाली है। ये सोचकर उसका दिल डूब जाता है। शर्म से लाल होकर वो एलेक्सिस से फिर माफी मांगती है, लेकिन एलेक्सिस बेहद शांत लहजे में कहता है, हम फिर मिलेंगे सेलिब्रेशन हॉल में जब तुम तैयार हो जाओगी, और फिर बिना कुछ कहे चला जाता है। लिनिया की नजरें उसी पर टिकी रह जाती है। उसका दिल अब भी धड़कनों से कांप रहा है। तभी पीछे से सोफिया एक चालाक मुस्कान के साथ कहती है, क्या तुम्हें एलेक्सिस पसंद आया? हर कोई तो पहली बार देखकर चौंक ही जाता है। आखिर मैटी फैमिली का वारिस इतना हैंडसम है। और फिर गॉसिप करते हुए जोड़ती है, तुम्हारे आने से पहले भी इस एस्टेट में ढेर सारी औरतें घूमती रहती थी, और इस घर में तो शादियों के बाद भी अफेयर चलते ही रहते हैं। सोफिया फिर से पूछती है, तो सच सच बताओ, तुम्हें एलेक्सिस अच्छा लगता है? लेकिन लिनिया तुरंत उसे काट देती है, ऐसी बातें शादी से पहले करना ठीक नहीं है, हमें बस सेरेमनी पर ध्यान देना चाहिए। और फिर उस शाम आखिरकार लिनिया पूरी तरह तैयार होती है। सफेद सिंपल गाउन पहनकर कांपते दिल के साथ अपने पति का इंतजार करती हुई। थोड़ी ही देर बाद एक बुजुर्ग आदमी वहां आता है। सख्त सा चेहरा, लाल आंखें और काले बाल। लिनिया नोटिस करती है कि इस फैमिली के सब लोगों में ये फीचर्स एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी ये शख्स अपने बेटे से बिल्कुल अलग लगता है। वो अपना नाम बताता है, एडवर्ड। लिनिया झुककर बड़े अदब से उसका अभिवादन करती है। एडवर्ड मुस्कुराए बिना ही कहता है, सुना है तुम पहले ही मेरे बेटे से मिल चुकी हो। लिनिया झिझककर जवाब देती है, हाँ, बस थोड़ी सी मुलाकात हुई थी। तभी अचानक एडवर्ड उसका चेहरा जोर से पकड़ लेता है और कहता है, अब समझ आया क्यों एलेक्सिस तुम्हारे बारे में उस तरह से बात कर रहा था। लिनिया दंग रह जाती है। डर और हैरानी से उसके मन में सवाल उठता है, आखिर एलेक्सिस ने उसके बारे में क्या कहा होगा? लेकिन एडवर्ड उसे सोचने का वक्त ही नहीं देता और ठंडे लहजे में कहता है, अब चलने का समय है। सेरेमनी शुरू होने वाली है, शादी की रस्में शुरू होती है, और लिनिया मन ही मन सोचती है,
क्या सब अमीरों की शादी ऐसी ही अजीब होती है? मैटी फैमिली की ये रीति रिवाज कितने अजीब है। तभी एडवर्ड उसे एक प्याला पकड़ाता है और कहता है, इसे पियो। इसमें शासक की दुआ है। ये तुम्हारे शरीर और खून को पवित्र करेगा और हमारे रिश्ते को और मजबूत बनाएगा। लिनिया सोचती है शायद ये वाइन होगी, लेकिन इसका रंग तो खून जैसा डरावना लगता है। जैसे ही वो घूंट भरती है, उसका दिल दहल जाता है। ये वाइन बिल्कुल नहीं है। वो तो उगलने ही वाली थी कि एडवर्ड उसकी हिचकिचाहट नोटिस कर लेता है और पूछता है, कोई दिक्कत है? चाहो तो सेरेमनी यही रोक सकते हैं। लेकिन अपने चाचा के घर वापस जाने का ख्याल भर से लिनिया कांप उठती है। वो मजबूरी में मुस्कुराती है और कहती है, नहीं, मैं जारी रखूंगी। कांपते हाथों से वो पूरा प्याला खाली कर देती है, मन ही मन खुद को समझाती हुई कि वो यहां खुशियां ढूंढने नहीं आई। उसे तो बस जिंदा रहना है। वो अपने दिल को तसल्ली देती है कि सब ठीक होगा। एडवर्ड खुशी से खिल उठता है और गर्व से ऐलान करता है कि अब वे पति पत्नी हैं। वो उसकी उंगली में शादी की अंगूठी पहनाते हुए कहता है कि उसे बहुत खुशी है कि लिनिया अब उनके परिवार का हिस्सा बन गई है। लिनिया उस अंगूठी को देख सोचती है कि उसने पहला इम्तिहान पार कर लिया है। उसी पल दूर खड़ा एलेक्सिस उसे देखता है। उसकी नजरों में दया और दर्द साफ झलक रहा है। वो खुद से कहता है, लिनिया ने यहां आते वक्त सब कुछ देखा होगा। बंजर जमीनें, बीमार मवेशी, वो औरतें जिन्हें इससे पहले यहां बेचकर लाया गया था। लेकिन बाकी सबकी तरह टूट जाने के बजाय उसकी आंखों में अब भी इतनी तेज रोशनी और हिम्मत चमक रही है। लिनिया उसकी अजीब नजरों को नोटिस करती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और समझे, एलेक्सिस तुरंत नजरें फेर लेता है ताकि उसे शक भी न हो। अंदर ही अंदर एलेक्सिस खुद से मानता है कि हर बार जब वो लिनिया को देखता है, उसके दिल में एक अजीब सी थकान और भारीपन उतर आता है। कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया। शादी की रस्में खत्म हो जाती है और लिनिया अपने कमरे में लौट आती है, कांपते दिल से काउंट का इंतजार करते हुए। वो अपनी वेडिंग रिंग को घूरती रहती है। उसे याद आता है जब एडवर्ड ने कहा था कि अब वो उनके परिवार का हिस्सा है। थोड़ी देर बाद एडवर्ड कमरे में दाखिल होता है और लिनिया बेचैन होकर सोचती है, क्या ये आदमी अब सच में उसका पूरा परिवार बन जाएगा? लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है कि एडवर्ड अपनी पीठ के पीछे कुछ छुपा रहा है, और वो है एक कोड़ा। अब सीन फ्लैशबैक होता है 3 महीने पहले, जब उसके चाचा ने पहली बार बताया था कि उसकी शादी होने वाली है। उस वक्त लिनिया ने डरते हुए पूछा था कि उसका पति कौन होगा। कोई बूढ़ा और ताकतवर आदमी? उसके चाचा ने समझाया था कि मैटी फैमिली उत्तर की सबसे ताकतवर खानदानों में से है और उसे गर्व होना चाहिए। लिनिया को समझ नहीं आया कि ऐसा आदमी उससे शादी क्यों करना चाहेगा। लेकिन उसके चाचा ने साफ कहा था, अगर तू हमेशा से इस जगह से भागने का सपना देखती थी, तो यही तेरा मौका है। तेरा होने वाला पति बस एक चीज चाहता है, एक तंदुरुस्त औरत। और फिर उसने बेरमी से जोड़ दिया था कि अब वक्त आ गया है कि तू उसे उसका उधार चुका दे, जो उसने इतने साल तुझे पाला। वापस वर्तमान में लिनिया कांपते हुए एडवर्ड के सामने खड़ी है, समझ ही नहीं पा रही कि उसे कपड़े उतारने चाहिए या नहीं। एडवर्ड उसके पास आता है और कहता है, इतनी नर्वस मत हो, सब मुझे करने दो। लेकिन जैसे ही वो नजदीक आता है, लिनिया अचानक महसूस करती है कि उसके पैरों के चारों ओर कुछ ठंडा सा लिपट रहा है। लिनिया चौंक कर नीचे देखती है और सहम जाती है। एडवर्ड ने उसके पैरों में बेड़ियां डाल दी है। वो रोते हुए चिल्लाती है, आप ये क्या कर रहे हैं? लेकिन एडवर्ड बिल्कुल ठंडे लहजे में पूछता है, क्या तेरे चाचा ने तुझे शादी की शर्तों के बारे में कभी नहीं बताया? उसके शब्दों में इतनी बर्फीली सख्ती होती है कि लिनिया की सांसें थम जाती है। फिर वो बिना किसी झिझक के कहता है कि उसे बस यही चाहिए कि लिनिया अपने वैवाहिक फर्जों के लिए वफादार रहे। लिनिया घबराकर सोचती है, अगर उसने इनकार कर दिया तो वो फिर से दक्षिण भेज दी जाएगी, और वहां उसके चाचा की बेरमी से कौन उसे बचाएगा? एडवर्ड आगे कहता है, तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस यही कि तुम हमेशा शुद्ध और पवित्र रहो, ताकि एक काउंटेस के तौर पर तुम्हारी कीमत बनी रहे। लिनिया हैरान रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि शुद्ध और पवित्र से उसका मतलब क्या है। जब वो पूछती है तो एडवर्ड सख्ती से होली डॉक्ट्रिन का नाम लेता है। लिनिया धीरे से कहती है कि उसने इसका नाम बस सुना है, वो भी आयालोक एम्पायर से जुड़े एक पंथ की तरह। एडवर्ड उसे एक किताब पकड़ाते हुए कहता है कि सोफिया उसे सब समझा देगी, और फिर पूरे यकीन से बोलता है, जब तुम इस डॉक्ट्रिन को अपना लोगी, तब हम मिलकर एक महान परिवार बनेंगे। अगली सुबह लिनिया बैठी होती है। लिनिया डाइनिंग टेबल पर अकेली बैठी रहती है, खाने को बस घूरती है, लेकिन एक निवाला भी नहीं लेती। सोफिया पूछती है, खाना पसंद नहीं आया क्या?
लिनिया धीरे से कहती है, नहीं, खाना तो अच्छा है, बस सोच रही थी काउंट या परिवार का कोई सदस्य मेरे साथ खाना खाएगा क्या। सोफिया हंसते हुए बताती है कि आमतौर पर वो लोग साथ नहीं खाते। काउंट बहुत सुबह उठकर नाश्ता कर लेता है और एलेक्सिस तो अक्सर खाना ही छोड़ देता है। लिनिया मन ही मन सोचती है, शायद अकेले खाना उस भारी चुप्पी से बेहतर है। तभी सोफिया कैजुअली बोल देती है कि एलेक्सिस उसे ढूंढ रहा था। लिनिया हैरान रह जाती है, क्या? मुझे क्यों ढूंढ रहा होगा? उसके दिमाग में तुरंत एडवर्ड की शादी वाली बात घूम जाती है। सोफिया मजाक में छेड़ती है, तो क्या तुम उससे मिलना चाहते हो? फिर उसे डायरेक्शंस देकर रास्ता दिखा देती है। लिनिया चलते चलते 2 बड़े लकड़ी के दरवाजों तक पहुंचती है। जैसे ही वो धक्का देकर खोलती है, भाप बाहर निकल आती है। हवा में गंधक की तेज महक और पैरों के नीचे पानी महसूस होता है। अंदर से एलेक्सिस की आवाज सुनाई देती है और लिनिया घबरा जाती है। जल्दी से माफी मांगते हुए कहती है कि उसने गलती से अंदर आ गई। एलेक्सिस अपना चेहरा पोंछते हुए उसके पास आता है और पूछता है, तुम यहां क्या कर रही हो? घबराई हुई लिनिया बताती है कि उसने सुना था वो उसे ढूंढ रहा है। तभी उसका पैर फिसल जाता है, लेकिन एलेक्सिस तुरंत उसे पकड़ लेता है। घबराई हुई लिनिया फिर से माफी मांगती है तो एलेक्सिस पूछता है, टखना तो नहीं मुड़ा? वो जल्दी से कह देती है कि नहीं, बस बैलेंस बिगड़ गया था। लेकिन अंदर ही अंदर पूरी तरह हिल चुकी है, क्योंकि ओ माय गॉड, उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो उसे इस हालत में लगभग आधा नग्न देख लेगी। एलेक्सिस भी शर्माते हुए बताता है कि वो यहां नहा रहा था, क्योंकि ये हॉल तो एक बहुत बड़ा शेड बाथ है, पूरा मार्बल से बना हुआ, जिसे उसके किसी रिश्तेदार ने विदेश में देखकर बनवाया था। वो कहता है कि गर्म पानी और भाप शरीर को साफ करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन तुम्हारे कपड़े इस जगह के लिए बिल्कुल सही नहीं है। वो उसे उठने में मदद करता है और फिर थोड़ा पास आकर उसके ड्रेस की तरफ हाथ बढ़ाता है, मानो सोच रहा हो कि लिनिया यहां नहाने आई है। लिनिया घबरा जाती है, तुरंत पीछे हटती है और कहती है कि वो ठीक है। एलेक्सिस भी पीछे हटकर कहता है कि अगर तुम्हें प्राइवेसी चाहिए तो वो चला जाता है, ताकि वो आराम से नहा सके। और बस वो चला जाता है। बेचारी लिनिया वही शर्म से पत्थर जैसी जम जाती है। फिर धीरे धीरे फर्श पर बैठ जाती है और अपमान से फूट फूट कर रोने लगती है। तभी एक नौकरानी अंदर आती है और कहती है कि एलेक्सिस ने उसे भेजा था देखने की लिनिया ठीक है या नहीं। मार्गरेट देखती है कि उसका ड्रेस पूरा भीग गया है और मदद करने की पेशकश करती है कि वो उसे बदलवा दे, लेकिन लिनिया मना कर देती है, कहती है कि वो खुद संभाल लेगी। फिर वो खुद को शांत करने की कोशिश करती है। दिल धक धक कर रहा है और मन ही मन सोचती है, क्या यहां बच्चों के लिए अपनी मां को कपड़े उतारने में मदद करना नॉर्मल है? उधर दूसरी तरफ एक कमरे में एलेक्सिस का चेहरा भी लाल पड़ा हुआ है। साफ दिख रहा है कि वो भी उतना ही शर्मिंदा है। जैसे ही वो अपने स्टडी रूम में जाता है, उसे मेज पर बैठी सोफिया नजर आती है। चेहरे पर चालाक सी मुस्कान लिए और तंज कसते हुए पूछती है, तो मजा आया? एलेक्सिस तुरंत समझ जाता है कि ये सब सोफिया की चाल थी, वही लिनिया को उसके पास भेजकर फंसाई थी। गुस्से में वो पूछता है, क्यों किया तुमने ये? सोफिया ठंडी मुस्कान के साथ कहती है, लिनिया तो ऐसे लग रही थी जैसे उसे बस थोड़े से प्यार की भूख हो। फिर और भी पास आकर धीरे से छेड़ते हुए कहती है, तो कैसी लगी तुम्हें? मीठी और लुभावनी, जैसे कोई पका हुआ सेब? एलेक्सिस भड़क जाता है, उसके हाथ कसकर पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, बस बहुत हुआ। फिर गुस्से से उसे कमरे से धक्का देकर बाहर निकाल देता है और दरवाजा जोर से पटक देता है। अकेला रहकर वो खुद को लिनिया का चेहरा याद करने से रोकने की कोशिश करता है, पर दिल तो बार बार उसकी तरफ खिंच ही रहा है। वहीं अपने कमरे में बैठी लिनिया उस किताब को पढ़ रही है जो एडवर्ड ने दी थी, और उसके शब्द याद आ रहे हैं, पवित्र और शुद्ध रहना, तभी तुम्हारी कीमत बनी रहेगी एक काउंटेस के रूप में। लेकिन तभी दिमाग भटक जाता है उस पल की तरफ जो एलेक्सिस के साथ हुआ था, और खुद को डांटते हुए सोचती है, उसे अलग तरह से बर्ताव करना चाहिए था, इतना कमजोर नहीं दिखना चाहिए था। लिनिया बार बार उस टाइबा फेथ के बारे में सोचती रहती है जिसे वो दिल से नफरत करती है, खासकर उनका ये अजीब सा नियम कि प्रायश्चित के पहले चांद पर 19वें दिन की रात को इंसान को अपने सारे ख्वाहिशें छोड़ देनी चाहिए और बस ईमानदारी और अंदरूनी शांति को अपनाना चाहिए। ये सोचकर ही उसका सीना भारी हो जाता है, दर्द सा उठता है और वो जल्दी से दिमाग को कहीं और लगाने की कोशिश करती है। तभी अचानक घोड़ों की टापें सुनाई देती है और उसे एहसास होता है कि कोई किले पर आ पहुंचा है। बाहर सब इंतजार कर रहे होते हैं और सामने आता है एक आदमी, वाल्टर, जो एडवर्ड का भाई है। आते ही वो एडवर्ड से पूछता है, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अभी इंपीरियल पैलेस में होना चाहिए था।
पता चलता है कि कुछ बागी नाइट्स परेशानी फैला रहे हैं। और ये सुनकर एडवर्ड का माथा और भारी हो जाता है, क्योंकि उसे पहले से ही अच्छा नहीं लग रहा था कि वो लोग उत्तर में इधर उधर घूम रहे हैं। अब उसकी शंका सच साबित हो गई, क्योंकि उन्होंने सिल्बरिंग गांव पर हमला कर दिया। वाल्टर बताता है कि रिपोर्ट भेजी जा चुकी है और सम्राट ने तुरंत एडवर्ड को बुलाया है। पास खड़े एलेक्सिस धीरे से सोफिया से पूछते हैं कि उसे कुछ पता है क्या, लेकिन वो इशारे से ही कह देती है कि उसे कुछ नहीं मालूम। एडवर्ड फिर सबके सामने घोषणा करता है कि उसकी गैर मौजूदगी में किले की जिम्मेदारी एलेक्सिस संभालेगा और खासकर अपनी पत्नी का ध्यान रखेगा, क्योंकि वो अभी इस माहौल में ढल रही है। ये सुनकर वाल्टर चौंक जाता है। उसे तो पता ही नहीं था कि उसका भाई दोबारा शादी कर चुका है। फिर वो व्यंग्य में कहता है, ये नई दुल्हन कितनी मूर्ख होगी और देखना कितने दिन जिंदा रहती है। साथ ही वो एलेक्सिस को चेतावनी देता है कि अपने बाप की गैर मौजूदगी में ज्यादा उम्मीद मत रखना, क्योंकि हो सकता है वो खुद लिनिया को रिझाने की कोशिश करे। एलेक्सिस गुस्से में फट पड़ता है, ऐसी घिनौनी बात कभी नहीं होगी। माहौल गर्म होने ही वाला था कि एडवर्ड बीच में ही सब रोक देता है और कहता है, बहुत बातें हो गई, लंबा सफर है हमारे सामने। फिर सोफिया को आदेश देता है कि गाड़ी तैयार करे। उधर अपनी खिड़की से खड़ी लिनिया सब देख रही होती है, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं देता। बस हैरान सी सोचती है, ये सब लोग इस वक्त बाहर क्यों जमा हुए हैं। लिनिया अंदाजा लगाती है कि शायद काउंट सफर की तैयारी कर रहे हैं, और वो सोचती है कि उसे जरूर जाकर उन्हें अलविदा कहना चाहिए, वरना सब लोग उसे बदतमीज लड़की समझेंगे। वो जल्दी से एक लैंप पकड़ती है और सीढ़ियां उतरने लगती है। तभी रास्ते में एलेक्सिस से टकरा जाती है। एलेक्सिस पूछता है, कहाँ जा रही हो? तो लिनिया समझाती है कि उसने देखा काउंट जाने वाले हैं, तो वो उन्हें विदा करने जा रही है। लेकिन एलेक्सिस को याद आ जाते हैं अपने अंकल के वो जहरीले शब्द कि लिनिया कितनी भोली है और कितने दिन भी जिंदा नहीं रहेगी, और उसे लगता है वाल्टर से मिलना उसके लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए वो कहता है कि उसके जाने की कोई जरूरत नहीं, पहले से ही कोई वहां मौजूद है। और इसी पल वो पहली बार लिनिया को मां कहकर बुलाता है। ये सुनकर लिनिया सन्न रह जाती है, पर फिर भी जिद करती है कि वो एडवर्ड से मिलने जाएगी। जैसे ही एलेक्सिस उसे रोकने की कोशिश करता है, उसका लैंप हाथ से छूटकर गिर जाता है, कांच चटक जाता है और लिनिया का हाथ कट जाता है। एलेक्सिस घबरा जाता है, तुम ठीक तो हो? लेकिन लिनिया हंसकर कहती है, अरे बस छोटा सा कट है। मगर जैसे ही एलेक्सिस उसकी खून देखता है, उसका पूरा शरीर ढहने लगता है। वो बेचैन और कमजोर पड़ जाता है। डर से चिल्लाता है, अगर अपनी जान प्यारी है तो अभी यहां से चली जाओ। और फिर गरज कर कहता है, दूर हटो। अभी के अभी इसी खौफनाक पल में असली सच सामने आता है। एलेक्सिस और उसका पूरा परिवार दरअसल वैम्पायर है। खून की महक उसे भीतर से जला रही होती है। गले में ऐसी आग लगती है जिसे बुझाने के लिए वो बस उसका खून पी लेना चाहता है। वो खुद को रोकने की कोशिश करता है, पर उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं और वो बेखुदी में लिनिया को कसकर पकड़ लेता है। दिल में भूख और गले में जलन इतनी तेज होती है कि उसका सिर उसकी गर्दन की तरफ झुकने लगता है। ठीक उसी समय उसे ऐसा लगता है जैसे लिनिया की आवाज उसे पुकार रही है, लेकिन ये तो बस उसका भ्रम था, उसकी प्यास ने पैदा की हुई एक मति भ्रम। और अगले ही पल एलेक्सिस बेहोश होकर गिर पड़ता है। उसी बेहोशी में उसे एक पुरानी याद सताने लगती है। उसका अंकल एक आदमी को कैदी बनाकर पकड़े खड़ा है और एडवर्ड ठंडे दिल से ऐलान कर रहा है कि उसे हमेशा के लिए इस देश से निर्वासित कर दिया जाएगा। वो बेचारा आदमी रोते हुए रहम की भीख मांगता है, लेकिन एडवर्ड बेरमी से कहता है कि वो समाज की सुरक्षा के लायक नहीं, और उस कैदी की चीखें बार बार गूंजती रहती है। वाल्टर अचानक उस कैदी पर टूट पड़ता है उसका खून पीने के लिए, लेकिन एडवर्ड सख्ती से उसे रोक देता है और हुक्म देता है कि चाहे कुछ भी हो, उस आदमी को जिंदा सरहद तक पहुंचाना है। नन्हा एलेक्सिस ये पूरा डरावना मंजर अपनी आंखों से देख रहा होता है। बाद में जब एडवर्ड कमरे में आता है तो घबराए हुए एलेक्सिस पूछता है कि उस आदमी को कहां भेजा जाएगा। एडवर्ड ठंडे स्वर में कहता है, उसे वही वापस भेज दिया जाएगा जहां से वो आया था। फिर एलेक्सिस हिचकिचाते हुए पूछता है, क्या सच में राक्षस जैसी चीजें होती हैं? तो उसके पिता समझाते हैं कि वो आदमी गद्दार था जिसने इंसानों का खून पिया, और ऐसे इंसान कभी माफी के लायक नहीं होते। एडवर्ड याद दिलाता है कि चाहे उन्हें खून की तलब हो, लेकिन अगर वो एक बार इसके आगे झुक गए तो पूरी तरह काबू खोकर जानवर बन जाएंगे। और यही साबित करता है कि भ्रष्ट इंसान कितने खतरनाक हो सकते हैं। तभी एलेक्सिस उस डरावनी याद से बाहर आता है
जब अचानक उसे लिनिया की आवाज सुनाई देती है, उसका नाम पुकारती हुई। वो चौंक उठता है, क्योंकि अभी तक तो उसकी सोचें पूरी तरह उन यादों में डूबी हुई थी। लिनिया धीरे से पूछती है, क्या उसे डॉक्टर बुलाना चाहिए? एलेक्सिस तुरंत कहता है कि वो ठीक है, लेकिन फिर मान लेता है कि इस वक्त सबसे जरूरी बात यह है कि उसे लिनिया से माफी मांगनी चाहिए। वो समझाता है कि उसने उसे दूर धकेला सिर्फ इसलिए ताकि उसे अपने परिवार के अंधेरे रहस्यों में ना खींचे, और अफसोस करता है कि उसकी वजह से लिनिया को चोट लगी। लेकिन लिनिया तुरंत कह देती है, माफी मांगने की जरूरत ही नहीं। उसी पल एलेक्सिस के दिल में अजीब सा तूफान उठता है। एक तरफ वो उसे कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहता, और दूसरी तरफ उसके अंदर इतनी खतरनाक प्यास जल रही है कि वो लिनिया को बेमरहमी से फाड़ डालना चाहता है। उसका चेहरा धीरे धीरे लिनिया के और करीब झुकने लगता है, जैसे अभी उसे चूम ही लेगा। लेकिन तभी उसके पिता की वो चेतावनी गूंज उठती है, इंसान भ्रष्ट प्राणी है। और अचानक ही सोफिया अपनी चिरचिराती चालाक आवाज में कमरे में दाखिल होती है और तंज कसते हुए पूछती है, तो आप दोनों आखिर इतनी दिलचस्प बातें कर क्या रहे थे? और अचानक उनकी बातचीत को रोक देती है सोफिया। वो मुस्कुराकर पूछती है कि इतनी भावुक बातें हो क्या रही हैं? लिनिया उसे सब समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सोफिया का ध्यान तुरंत लिनिया के घायल हाथों पर जाता है। वो कहती है कि तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए। लिनिया कहती है कि वो ठीक है, लेकिन सोफिया रहस्यमयी लहजे में कहती है, तुम्हारा शरीर सिर्फ तुम्हारा नहीं है। वो एलेक्स की तरफ देखती है और पूछती है कि क्या वो सच कह रही है। एलेक्स बिना जवाब दिए चुपचाप सीढ़ियां चढ़ जाता है। सोफिया फिर लिनिया को कमरे में ले जाकर उसकी चोट साफ करती है और पूछती है कि कहीं और भी लगी है क्या। लिनिया कहती है कि जब उसने पवित्र ग्रंथ पढ़ा था तब उसके दिल में दर्द हुआ। सोफिया कहती है कि शायद तुम थोड़ी नाजुक हो, और फिर वो बताती है कि पवित्र ग्रंथ 4 हिस्सों में बंटा है, जिनमें से एक में टियानो शासक की शिक्षाएं हैं। वो कहती है कि तीसरे भाग में पहले है प्रायश्चित, फिर प्रायश्चित और फिर बलिदान। यही 3 गुण दूसरों की जान बचा सकते हैं। सोफिया उसे समझाती है कि अगर तुम सच में तौबा करना चाहती हो तो तुम्हें भगवान और आखिरी दिन पर विश्वास करना होगा, और 2 शब्द गवाही के बोलने होंगे। वो कहती है कि अगर तुम्हें ग्रंथ पढ़ते वक्त दर्द हुआ तो इसका मतलब है तुम्हारे अंदर कुछ गुनाह है जिनसे तौबा करनी होगी। तभी लिनिया को अपना और एलेक्स का करीब आना याद आता है, और उसे लगता है कि यह बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि वो उसका सौतेला बेटा है। सोफिया पूछती है कि क्या काउंट ने तुम्हें पवित्र दुनिया का अध्ययन करने को कहा था? वो चेतावनी देती है कि अगर तुम इसमें असफल हुई तो तुम्हें भी उसी तरह यहां से निकाल दिया जाएगा जैसे पिछली लड़कियों को निकाला गया था। यह सुनकर डरी हुई लिनिया उसके हाथ पकड़कर गिड़गिड़ाती है कि प्लीज मेरी मदद करो, मैं फिर से अपने चाचा के घर वापस नहीं जाना चाहती। वो सोफिया से कहती है कि मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए, मैं सब करूंगी। सोफिया शैतानी मुस्कान देती है। उसे लगता है कि वो जीत गई है। 1 हफ्ते तक लगातार ग्रंथ पढ़ने के बाद सोफिया लिनिया की तारीफ करती है कि तुमने सच में मेहनत की है, तुम्हारी आत्मा और साफ हो गई है। वो उसे कहती है कि उसका कम खाना और नींद कम करना उसके लिए अच्छा है, लेकिन अब पढ़ाई का समय और बढ़ाना होगा। बेचारी थकी हुई लिनिया के पास कोई रास्ता नहीं होता, और वो मजबूरी में सोफिया की हर बात मान लेती है। पढ़ाई के थकान से अचानक लिनिया बेहोश होकर गिर जाती है और उसे उसके कमरे में ले जाया जाता है। ये देखकर एलेक्सिस गुस्से से सोफिया से पूछता है कि उसने उसके साथ क्या किया। सोफिया मासूम बनने का नाटक करती है और कहती है कि वो तो बस मदद करना चाहती थी, लेकिन एलेक्स उस पर चिल्लाता है कि अब उसे उसके बहानों से तंग आ चुका है। सोफिया फिर से पीड़ित बनने का नाटक करती है और उसे चेतावनी देती है कि इंसानों के जीने या मरने से उसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और वो औरत भी, और जितनी और औरतें इस महल में आई थी उन सबको वो बचा नहीं पाएगा। इसी बीच काउंट एडवर्ड दरबार में जाता है और राजा के सामने घुटनों पर बैठकर हाथ चूमता है। राजा नोटिस करता है कि उसके हाथ जले हुए हैं और पूछता है क्या हुआ। एडवर्ड कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं। फिर राजा नए अंगूठी के बारे में पूछता है और नोटिस करता है कि इसका सोना विदेशी जमीन से आया है, क्योंकि उनके देश में चांदी बहुत कम है और ज्यादातर उत्तरी इलाकों में दबी हुई है, लेकिन वहां खनन करना खतरनाक है, इसलिए वो काम नहीं हो पाता। तभी एक सिपाही अंदर आता है और बताता है कि पवित्र योद्धाओं में से सर नो जॉनसन राजा से मिलने आए हैं। नो अंदर आता है। उसका चेहरा बहुत सुंदर और सुनहरे बाल चमक रहे होते हैं। वो घुटनों पर बैठकर सलाम करता है। राजा कहता है कि वो उसकी रिपोर्ट्स को नजरअंदाज नहीं कर सका, इसलिए काउंट मार्टी को बुलाया गया है ताकि इस मामले पर बात की जा सके। फिर नो बताता है कि हाल ही में उन्हें आदेश मिला था कि उत्तरी इलाकों की जांच करें जहां चांदी की खानें हैं।
लेकिन वहां उन्हें पूरी की पूरी कॉलोनियां तबाह मिली। सब कुछ खत्म हो चुका था। और सच्चाई ये थी कि खनन रुकने की वजह ये नहीं थी कि इलाका बेकार है, बल्कि इसलिए कि मजदूरों के लिए सुरक्षित माहौल उपलब्ध ही नहीं कराया गया। राजा एडवर्ड से उसकी राय पूछता है। एडवर्ड कहता है कि चूंकि वो उस इलाके का शासक है तो वो खुद इसका ख्याल रखना चाहता है। साथ ही उसका भाई वाल्टर जो शाही सेना का कप्तान है, उसे मदद मिल जाएगी अगर पवित्र योद्धा वहां जाएं। नो थोड़ा निराश होता है, लेकिन कहता है कि वो भविष्य में मदद के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। बातचीत खत्म होने के बाद एडवर्ड बाहर जाकर वाल्टर को सब बताता है। वाल्टर गुस्से में कहता है कि वो पवित्र योद्धाओं को उत्तर भेजना चाहते हैं और पूछता है कि एडवर्ड क्या वहां जाएगा। लेकिन एडवर्ड कहता है कि पहले उसे किसी से मिलना है। तभी दूर से कोई उन्हें देख रहा होता है और समझ जाता है कि वो अभी नहीं जाने वाले। वो अपने दोस्त से कहता है कि चलो इस मौके का फायदा उठाते हैं और काउंट के किले चलते हैं, क्योंकि इस वक्त वो वहां नहीं लौटेगा। वहीं नो ये सुनिश्चित करना चाहता है कि एडवर्ड ने सच में किसी इंसानी औरत से शादी की है या नहीं। दूसरी ओर एलेक्स एक किताब पढ़ रहा होता है जिसमें लिखा है कि शासक ने लोगों से कहा था कि उन्हें कठिनाइयों पर काबू पाना होगा और बलिदान का दिन आने पर वो उन्हें उनकी असली जगह पर ले जाएगा। ये पढ़कर एलेक्स चौंक जाता है, क्योंकि शरीर को बलिदान से मुक्त करने का मतलब मौत है। उसे गुस्सा आता है कि वो माटी परिवार का उत्तराधिकारी है, लेकिन इतनी बुनियादी बातें भी नहीं जानता। और फिर उसे सोफिया के शब्द याद आते हैं जब उसने कहा था कि इंसान चाहे जिए या मरे, यहां तक कि लीनिया भी, कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उन औरतों जैसी ही है जो पहले आई थी और वो किसी को बचा नहीं पाएगा। एलेक्स सोचता है कि शायद सोफिया की बातें सच है और किताबें भी उसी ओर इशारा कर रही है। पवित्र किताब इंसानों को हिंसा रोकने का तरीका सिखा रही थी। तभी अचानक एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। हम देखते हैं कि सोफिया लीनिया को मार रही है और बहाना बना रही है कि वो उसे पवित्र शिक्षा दे रही है। वो उसे यकीन दिलाती है कि सख्त और तपस्या भरी जिंदगी ही उसकी आत्मा को पापों से साफ कर सकती है। लेकिन बेचारी लीनिया ये सब सह नहीं पाती। सोफिया उसे डांटती है और कहती है कि उसने कभी किसी को इतना वक्त तौबा के लिए लगाते नहीं देखा। फिर ताने देती है कि इस खूबसूरत चेहरे के पीछे कौन से गंदे ख्याल है जिसकी वजह से उसकी आत्मा अब तक पाक नहीं हो पाई। और जैसे ही वो उसे फिर से मारने वाली होती है, तभी एलेक्सिस उसका हाथ पकड़ लेता है। सोफिया गुस्से में ताना मारती है कि वो अपनी प्रेमिका को बचाने वाले योद्धा जैसा लग रहा है। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि एलेक्सिस का चेहरा अजीब लग रहा है। उसके दांत बाहर निकले हुए हैं और उसकी आंखें बदल गई है। एलेक्स गुस्से से कहता है कि उसके सामने से हट जाओ। सोफिया हैरान होकर पूछती है कि वो उससे ऐसे कैसे बात कर सकता है। एलेक्स साफ कह देता है कि उसके पिता की गैर मौजूदगी में वो इस महल का मालिक है और आदेश देता है कि सोफिया उससे दूर रहे जब तक कि वो खुद इजाजत न दे। फिर वो लीनिया को उठाता है और सोफिया को पीछे छोड़कर ले जाता है। सोफिया धमकी देती है कि वो इस बर्ताव पर पछताएगा, लेकिन एलेक्स को परवाह नहीं। उसे बस लीनिया की तबीयत की फिक्र है। वो देखता है उसका चेहरा लाल है और पूछता है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया कि ये सब हो रहा है। लीनिया कहती है कि ये उसका फर्ज है बतौर काउंटेस, और उसे सोफिया ने कहा था कि उसे अपने गुनाह मिटाने होंगे। उसी पल उसे याद आता है कि उसका और एलेक्स का रिश्ता ही सबसे बड़ा गुनाह है, और हर बार जब वो किताब पढ़ती है तो उसका दर्द और बढ़ जाता है। एलेक्स उससे पूछता है कि क्या वो कुछ कर सकता है उसकी मदद के लिए, लेकिन लीनिया उससे कहती है कि वो उसके साथ इतनी नरमी से पेश ना आए, क्योंकि जब भी वो ऐसा करता है तो उसका तौबा करने का इरादा कमजोर पड़ जाता है। ये कहकर वो रोने लगती है। एलेक्स उसे रोकने की कोशिश करता है और मान लेता है कि सच कहूं तो वो हर बार उसे देखकर बेचैन हो जाता है, और अब तो उसे बस एक ही ख्याल आ रहा है कि कैसे भी करके उसकी आंखों से ये आंसू रोक दे। तभी वो कहता है कि चलो अभी इसी वक्त इस महल से भाग चलते हैं, और सचमुच वो लीनिया का हाथ पकड़कर उसे लेकर बाहर निकल जाता है। लीनिया भागते हुए सोचती है कि क्या ये सही फैसला है, क्या वो एलेक्स को मुश्किल में डाल रही है। तभी वो रुक जाती है और पूछती है कि अगर वो इतनी दूर चले गए तो क्या वापसी मुश्किल नहीं होगी। एलेक्स हैरान हो जाता है कि लीनिया अब भी वापस लौटने का सोच रही है। वो कहता है कि कम से कम वो इसे सैर समझ ले। फिर उसे एक ऐसी जगह ले जाता है जिसे कोई नहीं जानता, पहाड़ की चोटी पर, जहां से डूबते सूरज का नजारा साफ दिखता है। लीनिया उस खूबसूरत दृश्य को देखकर खुश हो जाती है और एलेक्स से माफी मांगती है कि उसने अचानक अपना मन बदल लिया और उसके साथ भागने का फैसला छोड़ दिया। एलेक्स मुस्कुराकर कहता है कि अगर ये तुम्हारी इच्छा है तो ठीक है, लेकिन पूछता है कि आखिर उसने क्यों रहने का फैसला किया। लीनिया चुप हो जाती है। उसके पास कोई जवाब नहीं होता। एलेक्स भी चुप हो जाता है ताकि उसे दबाव महसूस न हो। लीनिया उसकी इस बात से प्रभावित होती है कि जब वो जवाब नहीं दे पाई तो भी उसने जबरदस्ती नहीं की।
उसकी ये नरमी उसे पहली मुलाकात याद दिलाती है। फिर लीनिया पूछती है कि क्या वो गांव जो उसने बताया था वही इस इलाके का हिस्सा है। एलेक्स बताता है कि हाँ, वो उनकी फैमिली की जमीन है और वहां हर साल वसंत में एक त्योहार होता है। ये सुनकर लीनिया की आंखें चमक उठती है। एलेक्स बताता है कि इस त्योहार को कहते हैं बाचना। जब सर्दियों की बर्फ पिघलती है तो लोग हर जगह से वहां इकट्ठा होते हैं, रात दिन बिना सोए हंसी खुशी बातें करते हैं, इसलिए इस त्योहार को बाचना कहते हैं। उस रात रोशनी से भरे त्योहार में लिनिया अपने दिमाग में सोचती है कि अगर वो और एलेक्स साथ में मार्केट घूम रहे होते तो कितना मजा आता। हंसी मजाक, छोटी छोटी बातें। एलेक्स उससे पूछता है, तुम्हें इस फेस्टिवल का सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगता है, और याद करने की कोशिश करता है कि सोफिया ने कभी उसे क्या बताया था। तभी लिनिया नोटिस करती है कि सोफिया और एलेक्स पहले बहुत करीब थे और उसके दिल में थोड़ी सी जलन सी उठती है। एलेक्स बताता है कि हाँ, पहले वो और सोफिया काफी अच्छे दोस्त थे। सोफिया बहुत नेक दिल थी, लेकिन अब उसे नहीं पता कि उनकी रिश्ता कैसे ठीक करे। लिनिया उसकी उदासी कम करने की कोशिश करती है और कहती है सारी फैमिलीज ऐसी ही होती है, पर फिर अचानक उसे एहसास होता है कि वो इस परिवार का हिस्सा ही नहीं है। वो कोई नोबल लेडी नहीं बल्कि साधारण बैकग्राउंड से आई है। तभी एलेक्स उसका हाथ पकड़ लेता है, उसकी आंखों में देखता है और पूछता है कि उसने पहले क्यों कहा कि वो यहां रुकना चाहती है। एलेक्स दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि अगर उसने लिनिया की पूरी कहानी सुन ली तो उसके लिए अपनी फीलिंग से पीछे हटना नामुमकिन हो जाएगा, लेकिन वो फिर भी सब जानना चाहता है। लिनिया बताना शुरू करती है, वो एक साउथ कोस्ट सिटी में पैदा हुई थी। उसके माता पिता दोनों बायोलॉजिस्ट थे, तो सबको लगता था कि वो हमेशा उनके साथ सफर करेगी और ऐसी ही लाइफ जिएगी। लेकिन बहुत जल्दी सब खत्म हो गया। उसके पेरेंट्स एक हादसे में मर गए और उसकी आंटी ने उसे पालना शुरू किया। आंटी हमेशा उस पर गुस्सा करती, काम में गलती पर डांटती, सबके सामने मारती भी थी। यहां तक कि वर्कर्स भी हैरान रहते थे कि एक बच्ची के साथ ऐसा सलूक क्यों हो रहा है। हाँ, कभी कभी कुछ लोग उसकी मदद करना चाहते, पर लिनिया मना कर देती और कहती, ये मेरी फैमिली नहीं है। जब भी उसकी आंटी उसे कमरे में बंद कर देती, वो अंधेरे में रोते रोते प्रार्थना करती और बस यही सोचती कि काश वो जल्दी बड़ी हो जाए ताकि उस घर से निकल सके और एक ऐसा परिवार बना सके जो सच में उससे प्यार करे। आज जब एलेक्स पूछता है कि वो भागकर क्यों नहीं गई, तो लिनिया जवाब देती है, क्योंकि ये महल ही अब मेरा घर है, जैसा मैं हमेशा चाहती थी। वो बताती है कि हाँ, एलेन धर्म सीखना मुश्किल है, ऊपर से काउंट, और सोफिया अभी भी उसे नफरत करते हैं, लेकिन अगर वो मेहनत करे और सच में एक काउंटेस बने तो शायद एक दिन ये सब उसे परिवार मान लेंगे। एलेक्स खुद से कहता है कि अब उसे समझ आ रहा है कि क्यों लिनिया को देखते ही उसके दिल में इतनी गहरी फीलिंग्स जाग उठती है, क्योंकि वो दोनों एक जैसी ख्वाहिशें रखते हैं। लेकिन साथ ही सोचता है कि लिनिया कभी भी घर घर का ये छोटा सा खेल नहीं मानेगी और वो उसे ये कह भी नहीं सकता। फिर भी वो उसे वादा करता है कि वो उसकी मदद करेगा ताकि सब मिलकर एक फैमिली बन सके। लिनिया के सीने में अजीब सा दर्द उठता है, वही एहसास जो उसे किताब पढ़ते वक्त हुआ था, पर वो मुस्कुराकर अपने दर्द को छुपा लेती है और कहती है, मैं बस थोड़ी थक गई हूं। एलेक्स पूछता है, तो वापस महल चले? और लिनिया हाँ कर देती है। दोनों रात को देर से लौटते हैं, पर उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखती है। लिनिया कहती है कि उसके लिए ये दिन कभी न भूलने वाला है, लेकिन दूसरी तरफ सोफिया खिड़की से उन्हें देख रही होती है और नोटिस करती है कि एलेक्स कितना खुश नजर आ रहा है। उसकी नजर महल में रखी एक लड़की की स्टैच्यू पर जाती है और उसे याद आता है कि वो किसी लड़की के साथ वहां प्रार्थना किया करती थी, लेकिन अचानक वही लड़की मर जाती है और उसका खून जमीन पर फैल जाता है। ये उस महल के रिचुअल्स का हिस्सा था। सोफिया चीखती है, बहुत चीखती है, पर कोई फायदा नहीं होता। फिर हम वापस वर्तमान में आते हैं, जहां वो उसी स्टैच्यू के सामने खड़ी होकर कुछ अनजानी बातें बुदबुदा रही होती है। पूरा चांद अब काफी करीब है और अगले दिन की सुबह लिनिया गहरी नींद में सो रही होती है। कल की थकान के बाद भी लिनिया दरवाजे पर दस्तक की आवाज से जागती है। उसे लगता है कि शायद मार्गरेट होगी, तो वो अंदर आने की इजाजत देती है। बट सरप्राइज, दरवाजा खोलता है तो एलेक्स खड़ा होता है। लिनिया थोड़ी शर्मिंदा हो जाती है क्योंकि वो उसे ऐसे कपड़ों में देख लेता है। वो जल्दी से पूछती है, आप यहां क्यों आए? एलेक्स मुस्कुराकर कहता है कि वो चाहता था कि दोनों साथ में लंच करें। लिनिया माफी मांगती है कि वो इतनी देर तक सोई रही, लेकिन एलेक्स कहता है कि कोई बात नहीं, उसने नौकरों से कहकर उसे आराम करने दिया। फिर वो उसे गार्डन में साथ खाने का ऑफर देता है और लिनिया मान जाती है। जैसे ही वो कमरे से निकलता है, लिनिया का दिल तेजी से धड़कने लगता है। हर बार की तरह वो अपने फीलिंग्स को कंट्रोल ही नहीं कर पाती। दोनों गार्डन में साथ बैठकर लंच करते हैं। लिनिया पूछती है कि क्या वो पहले कभी मंदिर गया है? एलेक्स कहता है, नहीं,
लिनिया बोलती है कि जरूर काउंट बहुत सख्त होंगे। फिर एलेक्स बताता है कि एक बार उसके सारे रिश्तेदार प्रार्थना के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन उसके पिता ने कह दिया कि वो तैयार नहीं है और हमेशा की तरह उसे मना कर दिया। वो कहता है कि पिता की ये नफरत उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। लिनिया मजाक में कहती है, अगर आपको काउंट की एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी है तो आपको मेरी तरह ढंग से पढ़ाई करनी होगी और बहुत मेहनत करनी होगी। लेकिन एलेक्स ध्यान ही नहीं दे रहा होता। उसकी नजर तो बस लिनिया के चेहरे पर गिरे खाने के टुकड़े पर होती है। वो अचानक झुककर उसके चेहरे से खाना हटाता है, फिर खुद ही शर्मिंदा होकर जल्दी से पीछे हटता है और पढ़ाई की बात करने लगता है। लिनिया खुश हो जाती है कि अब वो दोनों साथ पढ़ेंगे, इससे सब आसान हो जाएगा। एलेक्स कहता है कि उसे डर है कि वो उसके लिए बोझ न बन जाए। लिनिया मुस्कुराकर कहती है, तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे हिस्से की भी मेहनत कर लूंगी। शाम को एलेक्स किताब पढ़ने बैठता है, लेकिन अजीब बात ये कि वही किताब कुछ दिन पहले पढ़ चुका था और अब उसे कुछ भी याद नहीं, जैसे किसी ने दिमाग से मिटा दिया हो। वो खुद से सोचता है कि उसके पिता घर में बार बार दुल्हनें क्यों लाते हैं, क्या ये उनकी धर्म की किसी परंपरा का हिस्सा है। फिर किताब में पढ़ता है, सिर्फ वही लोग जिन्होंने जिंदगी और मौत के बीच कुर्बानी दी है असली फल पाते हैं। ये लाइन पढ़कर एलेक्स को कहीं सुना सुना सा लगता है, लेकिन फिर याद आता है कि उसने इसे सिर्फ सुना नहीं था, देखा था। उसे वो वक्त याद आता है जब अंकल वाल्टर ने सोफिया को जबरदस्ती पकड़ा हुआ था। उसके पिता सामने खड़े थे और हाथ में कुछ लिए उसे खाने के लिए मजबूर कर रहे थे। सोफिया चीखते हुए मना कर रही थी, रो रही थी, यहां तक कि उसने वाल्टर को धक्का दिया। लेकिन तभी उसके पिता एडवर्ड ने रोकते हुए कहा कि उसे वो फल खाना ही होगा, क्योंकि ये उनकी मान्यता है कि वो फल उस इंसान की कुर्बानी से आया है। वो उसकी चीखों को नजरअंदाज करके जबरदस्ती उसके मुंह में डाल देते हैं। दूर खड़ा एलेक्स सब देख रहा था और ये सब देखकर उसका मन मितली से भर उठा। फिर हम वापस वर्तमान में आते हैं, जहां एलेक्स उसी चीज के बारे में सोच रहा होता है जिसे सोफिया ने मजबूरी में निकल लिया था। तभी उसकी सोच में खलल डालते हुए सोफिया सामने आकर पूछती है, सब ठीक है? एलेक्स ठंडे लहजे में कहता है, मैंने तुम्हें मना किया था मेरे सामने मत आना जब तक मैं खुद न बुलाऊं। सोफिया तंज कसते हुए कहती है, इतने ठंडे मत बनो, और साफ दिख रहा है कि तुम्हारे मन में मुझसे ढेरों सवाल हैं। एलेक्स मन ही मन मानता है कि हाँ, वो सही कह रही है। उसके मन में सच में बहुत से सवाल हैं, लेकिन क्या सोफिया ईमानदारी से जवाब देगी? तभी सोफिया थोड़ी अजीब तरह से मुस्कुराकर कहती है, मुझे पता है कि तुम इन रिचुअल्स के बारे में जानना चाहते हो। तुम ही वो अकेले इंसान हो जिन्हें तुम्हारे पिता ने इन सेरेमनीज से बाहर रखा था। एलेक्स पूछता है, इसका मतलब क्या है? ये लाइन, जो कुर्बानी देता है फल उसी को मिलता है। सोफिया कहती है, अरे ये तो साफ है, अगर बच्चा अच्छे से मवेशी पालेगा तो उसे बदले में बेहतरीन मांस मिलेगा। एलेक्स उलझन में उसे देखता है, मानो उसके शब्दों को समझ नहीं पा रहा। सोफिया मुस्कुराकर धीमी आवाज में कुछ रहस्यमयी शब्द कहती है, तुम्हें सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है। एलेक्स गुस्से में चिल्लाता है और कहता है, लिनिया कोई जानवर नहीं है जिसे ऐसे कुर्बान कर दिया जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिनिया बाल सुखा रही होती है। तभी उसे एक नोट मिलता है। उसे लगता है कि शायद ये नोट एलेक्स ने छोड़ा है। नोट में लिखा होता है कि उसने किताब पढ़ते समय कुछ नोटिस किया और चाहता है कि लिनिया उसकी रूम में आए, इवन दो रात काफी हो चुकी है। लेकिन असलियत यह होती है कि वो नोट एलेक्स ने नहीं बल्कि सोफिया ने जानबूझकर वहां छोड़ा था। उसी समय सोफिया एलेक्स से पूछती है कि अगर उसके पिता को लिनिया के साथ उसके रिश्ते के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? एलेक्स ये सुनकर भड़क उठता है। सोफिया उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहती है कि इंसान अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं रख पाता और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। फिर वो अचानक एलेक्स के ऊपर बिस्तर पर चढ़ जाती है। एलेक्स हैरान होकर पूछता है, क्या तुम पागल हो? ये क्या कर रही हो? सोफिया मुस्कुराकर कहती है कि वो बस उसकी मदद करना चाहती है, इससे पहले कि उसके पिता को उसकी गलती के बारे में पता चले। एलेक्स गुस्से से जवाब देता है, बस बहुत हो गया तुम्हारा बकवास। तभी दरवाजा खुलता है और अंदर आती है लिनिया। वो सामने का नजारा देखकर पूरी तरह हिल जाती है। सोफिया और एलेक्स उसी पोजीशन में, और यही तो थी सोफिया की चाल। अब सोचो आगे क्या होगा, ये तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो दोस्तों जुड़े रहना, और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकॉन दबा दो ताकि नए एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट में बताना कि आपको आज का ट्विस्ट कैसा लगा।